वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अबेराम। तो कैसे हैं आप सब? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? आई होप आप सभी की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। एंड जितने भी स्टूडेंट जो हमारे पेड बैच से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों की क्लासेस कंटिन्यू आपको मिल रही है। थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, न्यूमेरिकल क्लास, नोट्स, मॉक टेस्ट सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर? आज सभी लोग अपने क्लास से डेली कनेक्टेड रहिए, डेली बेसिस पे क्लासेस वॉच करते रहिए। क्लियर? आप सबकी तैयारी 100% हो रही है। थियरी बेस्ड क्लासेस पूरी तरीके से इस चैनल पे चलाई जा रही हैं। एमसीक्यू सेक्शन भी आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है उसी थियरी क्लास का आप सभी के लिए। क्लियर? देन जितने भी स्टूडेंट जो हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमारे पेड बैच से जितने भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल करें या पूरी तरीके से आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन करके आप हमारे पेड बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इस पेड बैच में आपको न्यूमेरिकल की क्लास मिलेगी डेली, मतलब एवरी सैटरडे को आपको न्यूमेरिकल की क्लास मिलेगी। एंड एवरी डे मंडे टू सैटरडे आपको थियरी क्लास मिलेगा, एमसीक्यू क्लास मिलेगा। थियरी जो बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है पूरी तरीके से जितना आपके सिलेबस में है। एंड न्यूमेरिकल की क्लास आपकी एवरी सैटरडे को अनाउंस की जाती है। एवरी सैटरडे को आपका न्यूमेरिकल का क्लास रहता है। एंड पूरी तरीके से मंडे टू सैटरडे आपका एमसीक्यू बेस पर भी क्लास चलता है। जिसमें थियरी की क्लास आपकी मॉर्निंग में चलती है, नाइट में आपकी एमसीक्यू की क्लास चलती है। जो थियरी पढ़ाया जाता है उसी का एमसीक्यू सेक्शन करवा दिया जाता है, जितने भी थियरी वाले क्वेश्चन हैं। एंड इन सब के साथ साथ आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी फॉर्मेट में नोट्स आपको कॉमर्स के सभी बच्चों को दिए जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट जो हमारे पेड बैच से ज्वाइन है। क्लियर? एंड अगर आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी कॉमर्स का सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोग जितने भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप हमारे पेड बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। क्लियर? देन यहाँ पे आज हम लोग पूरी तरीके से चैप्टर फर्स्ट जो आपका है, ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ठीक है, बुक कीपिंग, जनरल, डबल एंट्री सिस्टम, इन्हीं सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे होते हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन सबको आज हम लोग कवर करेंगे पूरी तरीके से। ये मैं आज आपको ये एमसीक्यू जितना पढ़ाने वाला हूँ ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर? टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? कौन इसमें से गैर लाभकारी संगठन है जो प्रॉफिट के बेस पे पूरी तरीके से, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट नहीं कमाने के, मतलब प्रॉफिट उनका मेन जो एम रहता है वो प्रॉफिट नहीं कमाना है। क्लियर? गैर लाभकारी सेक्टर मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका जो मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना नहीं है। क्लियर? तो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनीज या ट्रस्ट, ठीक है। तो कौन सी कंपनियां होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस नहीं करती है? तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका जो राइट आंसर है ट्रस्ट है। जितने भी ट्रस्ट हमारे होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है, वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, मानव मतलब कल्याण के लिए ये ट्रस्ट वगैरह काम करते हैं। क्लियर? तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा एकमात्र स्वामित्व मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें क्या होता है? कोई भी बिजनेसमैन है अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है। पार्टनरशिपिंग में 2 से 3, 4, 5, 6 सब लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि अपने अपने शेयर कंपनी में लगाते हैं पार्टनरशिपिंग में। एंड इन सबके साथ साथ जितना प्रॉफिट होता है उन सबको आपस में बांट लेते हैं, तो इनका भी उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। लिमिटेड कंपनी जितनी भी कंपनियां होती है वो भी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करती है, लेकिन ट्रस्ट जो होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर? मीन हम कह सकते हैं द ट्रस्ट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रस्ट होता है वो पूरी तरीके से आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, गैर लाभकारी संगठन होता है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये हमारी सेवा संस्थाएं होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? विच हैज़ बीन प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ टैक्स एग्जम्प्ट इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर? जिसे आयकर अधिनियम के तहत पूरी तरीके से कर मुक्त श्रेणी में रखा गया है, मतलब ये टैक्स एग्जम्प्ट है इनके ऊपर। क्लियर? भाई जाहिर सी बात है जब ये बिजनेस कर रही है इनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं, तो इनसे इंडियन गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स नहीं लेता है। क्लियर? पूरी तरीके से कर मुक्त आय की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। क्लियर? बिकॉज क्योंकि इट अफेक्ट ए सोशल कॉज एंड प्रोवाइड ए पब्लिक बेनिफिट, क्योंकि ये समाज के लिए काम करते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ट्रस्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन, लेखांकन जानकारी प्रदान करता है। किस तरीके की अकाउंटिंग जानकारी प्रदान करता है? कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, जितने भी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं उनकी जितनी भी प्रबंधकों के लिए लागत और आय, ठीक है,
ये डिसाइड करता है कंपनी का टैक्स लायबिलिटी एंड प्रीवियस ईयर कंपनी का जो टैक्स लायबिलिटी है, कितना कंपनी को कर पे करना है, टैक्स पे करना है, ये लेखांकन जानकारी देता है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, कंपनी किसी भी संस्था की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वित्तीय स्थिति क्या है, क्या ये जानकारी देता है, या डी सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब अकाउंटिंग आपकी पूरी तरीके से प्रबंधकों के लिए लागत और आय का भी जानकारी देता है, किसी कंपनी का प्रीवियस ईयर में कितना उस पर टैक्स लगा है कि वो टैक्स पे करेगा, उसकी प्रीवियस ईयर में इनकम कितनी है जिस पे उसको टैक्स देना है, ये जानकारी देता है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी पूरी तरीके से बताता है कि उसकी वित्तीय स्थिति क्या है। अकाउंटिंग में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनता है जिससे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तरीके से पता चल जाता है कि कंपनी घाटे में चल रही है कि फ़ायदे में चल रही है। एसेट्स अगर ज़्यादा है लायबिलिटी से कंपनी के बैलेंस शीट में तो कंपनी फ़ायदे में है, बेनिफिट में है। कम है अगर लायबिलिटी ज़्यादा एसेट्स कम है तो कंपनी घाटे में चल रही है। तो पूरा क्लियर हो जाता है। क्लियर, तो ये आपका डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड 1 ईयर और लेस आर नोन। वे संपत्तियां जिन्हें थोड़े समय के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष या उससे कम। कौन सी संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 वर्ष के भीतर ही? तो आपका फिक्स एसेट्स आपको मालूम है, फिक्स एसेट्स आपकी कंपनी के एसेट्स होती है। इसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ये सब आती है। इन्हें आप बार बार बेचते तो नहीं हैं, ठीक है, बार बार आप खरीदते बेचते तो नहीं है। अगर आप मशीनरी अपने बिजनेस में लगाएं तो इनकम जनरेट करने के लिए आपने लगाया, अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो फिक्स एसेट्स ये राइट आंसर नहीं है। क्लियर। अमूर्त संपत्तियां जिन्हें आप देख नहीं सकते, इंटेंजिबल एसेट्स, जितना भी आपका गुडविल है, पेटेंट है, राइट्स है, आपने जितना लिया हुआ है जिससे आपकी इनकम हो रही है, ठीक है, पेटेंट आपने लिया हुआ है, रॉयल्टी जितना आप पा रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से ये भी आपका इस ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि आपको इनकम जनरेट करवा रहा है। इन्वेस्टमेंट जितना है, ठीक है, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट निवेश आपने किसी कंपनी में किया हुआ है, क्लियर, तो आपने खुद ही निवेश किया हुआ है, क्लियर, तो ये कैसे कैश में कन्वर्ट होगा? क्लियर, आपने निवेश किया है, मैं मान सकता हूँ ये आपका एसेट्स है, क्लियर, लेकिन अचानक नगद में परिवर्तित ये नहीं है। आपका जो करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स में आपके रुपए, पैसे, बैंक में जितना पैसा रखा हुआ है, ये सब आपके करंट एसेट्स होते हैं। इन्हें आप किसी भी समय नगद में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर, बैंक में पैसा कभी भी कैश आप निकाल सकते हैं। तो करंट एसेट्स आपके ये होंगे। क्लियर, करंट एसेट्स आपके जो होते हैं जिन्हें आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी तरीके से, आप इसे अच्छे से देखिए। मतलब दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड 1 ईयर लेस, जो भी संपत्तियां जिन्हें हम 1 वर्ष के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे कैश करंट एसेट्स होते हैं, आर नोन एज अ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके इंक्लूड कैश, आपके जितने भी कैश है, हैंड इन कैश, ये भी आपका करंट एसेट्स है। कैश इक्विवेलेंट, क्लियर, मतलब नगद समकक्ष, रिसीवेबल, जितना आपको पैसे मिल रहे हैं डेप्टर से, वो भी आपका करंट एसेट्स है। स्टॉक आपके कंपनी का जितना भी गुड्स वगैरह, ये भी आपका करंट एसेट्स है। कभी भी किसी भी समय आप गुड्स को बेच कर उसे कैश में, मतलब बेचेंगे तो आपको कैश मिलेगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्री पेड लाइबिलिटीज़ एंड अदर लिक्विड एसेट्स, जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं। प्री पेड लाइबिलिटीज़ मतलब पहले से आपने अपने खर्चों को भुगतान कर दिया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका करंट एसेट्स है। क्लियर, आपके पास था, आपने पेड कर दिया, तो ये भी आपका करंट एसेट्स है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? करंट एसेट्स। क्लियर, यहाँ पे बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, नगद प्रवाह विवरण को तैयार किया जाता है। किसके थ्रू तैयार किया जाता है? तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही इसको पूरी तरीके से तैयार करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका व्यावसायिक संस्थाएं जितनी होती है वो तैयार करती हैं। क्यों बनाया जाता है इसको जरा देखिए। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। एंड दिस स्टेटमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो अप टू ईयर। ये किसी भी कंपनी में, ठीक है, नगद जितना भी कैश कंपनी में आ रहा है और जितना कैश कंपनी की अपने क्रेडिटर्स को पे कर रही है, ठीक है, उसी के बेस पे हर 2 वर्षों में ये बनाया जाता है। क्लियर, कैश की पूरी जानकारी ट्रांसफर, कैश की पूरी जानकारी, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है कि कंपनी कितना कैश कंपनी के पास आ रहा है इस साल के अंत तक और कितना कैश कंपनी पे कर रही है। तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से वर्क करता है। क्लियर। 5th क्वेश्चन इज वित्तीय गतिविधियों का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लाभांश भुगतान, रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग से लाभांश की प्राप्ति और लाभांश की
प्राप्ति। क्लियर। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जितना हमें कैश मिल रहा है, क्या ये हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी है। एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जितना हमने पैसा खर्च किया हुआ है, अपने फंड को खर्च किया हुआ है अपने फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए। मशीनरी मान लीजिए अपने कंपनी में लगा रहे हैं, उसको खर्च करने मतलब क्रय करने के लिए हमने खर्च किया हुआ है। तो कौन सा हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में कौन सा हमारा आएगा। क्लियर। तो जितना भी हम लाभांश मतलब पेमेंट हम करेंगे डिविडेंड का, ये हमारा पूरी तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। क्लियर। मतलब स्टॉक डिविडेंड एंड लॉन्ग टर्म लोन ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर। तो जितना भी हमारा डिविडेंड होगा उसका हम जितना पेमेंट करेंगे लाभांश का, जितना भी पार्टनर्स हैं सभी के जितने भी बेनिफिट हो रहे हैं सभी को इक्वल शेयर में या उनके कैपिटल के रेशियो में बांटना, यही आपका लाभांश भुगतान होता है और यही फाइनेंशियल एक्टिविटी में गिना जाता है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसे आप तुरंत खर्च करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो पेटेंट, कॉस्ट ऑफ पेटेंट एंड रॉयल्टी, स्पेशल डिजाइन ऑफ ड्राइंग एक्सपेंस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। क्लियर। तो कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, क्लियर, राइट आंसर आपका होगा ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर है। थोड़ी सी टाइपिंग एरर है यहाँ पे। क्लियर, थोड़ी सी टाइपिंग एरर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड ये टाइपिंग एरर है। क्लियर। तो कॉस्ट जितना भी आपने पेमेंट लिया हुआ है, रॉयल्टी आप, ठीक है, पेटेंट लिया हुआ है, इन सब की जो कॉस्ट होगी पेटेंट देने का, जैसे आपने कोई गुड्स आप सेल कर रहे हैं तो उसका पेटेंट आपने लिया हुआ है, उसके नाम से पेटेंट लिया हुआ है, तो आप उसको मार्केट में बेचेंगे कि कोई भी आपके थ्रू आपके जैसा माल जो कोई बना के ना बेच पाए। ठीक है, आपके कंपनी के नाम से, तो आपने पेटेंट लिया हुआ है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट पे करोगे। क्लियर। एंड स्पेशल डिजाइन एंड ड्राइंग एक्सपेंस, विशेष डिजाइन और ड्राइंग में जितना भी पूरी तरीके से एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। क्लियर। प्रत्यक्ष व्यय में आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, प्रत्यक्ष व्यय वे व्यय होते हैं, वे एक्सपेंसेस होते हैं जो सरलता से पूर्ण रूप से लागत केंद्रों या लागत इकाइयों पर बांटे जाते हैं, विशिष्ट उत्पादन से सुगमता संबंधित है, प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, जो प्राप्ति और भुगतान खाता है ये कैसा अकाउंट है। क्लियर। रिसीप्ट एंड पेमेंट, तो ये आपका रियल अकाउंट होता है। क्लियर। यहाँ मेरा आंसर क्लियर कर देता हूँ, ये आपके वास्तविक खाते होते हैं। क्लियर। जितना भी आप मतलब सबसे पहले अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। अकाउंट आपके 3 टाइप के होते हैं, एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है, एक आपका रियल अकाउंट आपके होते हैं, एक आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में सभी व्यक्तियों के सेपरेट अकाउंट आते हैं। पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति के खाते आते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, इन सबके अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसमें पूरी तरीके से जितनी भी स्कूल कॉलेज जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, इन सब के अकाउंट भी आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। क्लियर। कैपिटल अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसका मतलब एक्सपेंसेस इन सभी का भुगतान कौन करता है, कंपनी का ओनर करता है, तो ये भी आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, चाहे हमारा करंट एसेट्स हो, फिक्स एसेट्स हो, ये हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमारे खर्चे आते हैं, जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं और जितने भी हमारे बेनिफिट है, इनकम है, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो प्राप्ति और भुगतान मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप क्या मतलब कैश आपको मिल रहा है, एक बार आप कैश पे कर रहे हो, तो कैश आ रहा है जा रहा है, जिसमें कैश मतलब करंट एसेट्स, और जब एसेट्स की बात आएगी तो ये आपका रियल अकाउंट होगा। क्लियर। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट आपका रियल अकाउंट में आता है। क्लियर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूडेड फिगर रिलेटेड टू, इनकम आय और व्यय के खाते आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं। कब सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये करंट ईयर से संबंधित होते हैं। मतलब इनकम आप अपना बैलेंस शीट जो आप अपना लेजर में जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, वो आप इसी ईयर का पूरा आप ओपन करोगे ना लेजर, जितना भी अभी तक आपका जितना भी आपको डेप्टर से पैसा मिल चुका है, जितना आपकी इनकम बन चुकी है, एंड जितना आपने एक्सपेंसेस वगैरह किया हुआ है, जितना खर्चे आप पे कर रहे हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, या मैं कह सकता हूँ कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आप एक्सपेंसेस करते हैं। क्लियर। तो ये सभी खर्चे जो होते हैं ये चालू वर्ष के ही तो आप लिखते हैं, करंट ईयर का ही तो आप पूरी तरीके से लेजर में अकाउंट ओपन करते हैं, तो ये चालू वर्ष से संबंधित होता है। आप प्रीवियस ईयर का लेजर नहीं बनाएंगे अभी, प्रीवियस ईयर का लेजर प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में पूरी तरीके से एडजस्ट हो गया। आप करंट ईयर का लेजर करंट ईयर के बैलेंस शीट में ले जाके उस डेटा को ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट इज ए, वसूली खाता आपका क्या होता है। वसूली खाता मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ से आप वसूल कर रहे हैं, ठीक है, वसूल कर रहे हैं,
ठीक है, जहाँ से आपको पैसे वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका नाम मात्र खाता होता है। क्लियर? क्यों नाम मात्र खाता होता है? नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है? मतलब सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रियलाइजेशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। किस बेस पे होता है? देखिए, जितना भी रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इट एट द टाइम इट इज ओपन व्हेन ए फर्म इज डिवाइडेड, ठीक है, व्हेन ए फर्म इज डिसॉल्व दिस अकाउंट शो प्रॉफिट एंड लॉस। जब कोई कंपनी का विघटन होता है, कंपनी पूरी तरीके से टूट जाती है, उसके जितने पार्टनर्स हैं वो बगावत कर लेते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है, पैसे वैसे लेकर, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन कभी अच्छी नहीं रहती है, तो वो बहुत बार क्या होता है, कंपनी का ही पैसा वगैरह लेकर भाग जाते हैं, या कंपनी में पूरी तरीके से अपनी लायबिलिटी को पूरी तरीके से गिव अप कर देता है कि मैं आप कंपनी में वर्क नहीं करूंगा। तो पार्टनरशिप 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभी चले गए तो एक व्यक्ति अकेला पार्टनर नहीं हो सकता। क्लियर? तो जब कंपनी पूरी तरीके से टूट जाती है तब ये अकाउंट पूरी तरीके से बनाया जाता है। क्लियर? रियलाइजेशन अकाउंट। और इसमें पूरी तरीके से शो किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में कि कंपनी की कितनी प्रॉफिट है, कितनी लॉस है। क्लियर? तो ये नॉमिनल अकाउंट में आपका आता है। तो यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें। फाइनल अकाउंट एंड स्टेटमेंट मीन अंतिम खाते वित्तीय विवरणों से आप क्या समझते हैं? ये एक बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ऑल ऑफ दीज अबव। तो फाइनल अकाउंट में आपके तीनों आएंगे ना। मतलब सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने मेमोरेंडम बुक में एंट्री की, कोई भी बिजनेस है। फिर आपने क्या किया? देखिए, सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर को समझिए। बुक कीपिंग के थ्रू आपने फॉलो किया। बुक कीपिंग में सभी बुक्स आपने ओपन किया हुआ। सबसे पहले आपने जितना भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको मेमोरेंडम बुक में आप लिखेंगे, जर्नल में देन आप लिखेंगे। जर्नल में लिखने के बाद जर्नल बुक को तैयार करेंगे, जर्नल बुक से आप लेजर में सभी अकाउंट को ओपन करेंगे। तो ये बुक कीपिंग के थ्रू सभी आते हैं। देन अकाउंटिंग के थ्रू आपके क्या क्या आते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू आपके ट्रायल बैलेंस में सभी खातों के बैलेंस शीट्स को निकाला जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट आपका ओपन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओपन किया जाता है। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन किया जाता है, देन बैलेंस शीट पूरी तरीके से ओपन किया जाता है। क्लियर? तो ये इतनी चीज़ें आपकी अकाउंटिंग में आती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं फाइनल अकाउंट में। तो फाइनल अकाउंट में आपके क्या क्या आएंगे? बैलेंस शीट आएगा कंपनी का, जो कंपनी के सबसे फाइनेंशियल ईयर के सबसे अंतिम दिन बनाया जाता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर किसी कंपनी का 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, तो ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर को बनाया जाता है। तो ये फाइनल अकाउंट में आता है बैलेंस शीट। और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका फाइनल अकाउंट में बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये सभी आपके फाइनल अकाउंट में आते हैं। फाइनल अकाउंट बनाते समय इन सभी अकाउंट को बनाते हैं। क्लियर? देन यहाँ पे आपका डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ पे आपका जो होगा डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात कर लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, जितने भी आपके फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट में होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, क्लियर, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है। ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हैं तो कंपनी का जितना भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये ट्रेडिंग अकाउंट से मालूम चल जाता है कि कंपनी ने कितना सेल किया हुआ है, कितना परचेज किया हुआ है। ठीक है, कंपनी ने कितना सेल किया हुआ है, कितना परचेज किया हुआ है, ये ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्लियर हो जाता है। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस मालूम चल जाता है। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस से कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि पता चल जाती है। एंड आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट से कंपनी की पूरी तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तरीके से क्लियर होती है। फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की क्या है, कंपनी घाटे में है कि फ़ायदे में है। क्लियर? तो ये सभी आपके फाइनल अकाउंट में ये सभी आपके ओपन किए जाते हैं। क्लियर? इस सभी स्टेटमेंट आपके तैयार किए जाते हैं फाइनल अकाउंट में। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये 10 क्वेश्चन जो मैंने बताया आप सभी को समझ में आए होंगे। अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप सभी स्टूडेंट को क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने भी स्टूडेंट जो UPSSC ऑडिटर्स की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आप हमारे UPSSC ऑडिटर्स EMRS अकाउंटेंट दोनों पेड बैच को लेने के लिए, किसी भी एक पेड बैच को लेने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आप UPSSC ऑडिटर्स की क्लास को पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस पेड बैच में आपको थियरी की क्लास, MCQ की क्लास, न्यूमेरिकल की क्लास, सभी नोट्स वगैरह एंड मॉक टेस्ट वगैरह ये सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप जल्दी से पेड बैच से ज्वाइन हो जाइए। पेड बैच की क्लासेस कंटिन्यू मंडे टू सैटरडे चलती है और बाइलिंगुअल मोड में है, इंग्लिश हिंदी का कोई इशू नहीं है। क्लियर? जल्दी से आप पेड बैच से ज्वाइन हो लीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं कल के क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।